हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू श्री गणेश आईएएस। ये जो सेशन चल रहा है, जिस सेशन का मेन पर्पस है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स जो सेशन चल रहा है अपना 40 दिन का ये सेशन है। तो ये 40 दिन के सेशन में सारा अपना जो भी जीएस का मटेरियल है इंक्लूडिंग करंट अफेयर वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज, अगर आप सिर्फ डेली वाइज चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, आप अच्छे से सीख लेंगे। तो ये एक तरह से क्रैश कोर्स है। तो जो रिवीजन, क्विक रिवीजन सीरीज़ की जो हमने शुरुआत करी थी, उसका जो नेक्स्ट अब वीडियो जो है, जो तीसरा चौथा वीडियो है ये, इसमें हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब सारे वेदा जो हैं, 4 वेद हैं, इनके बारे में हमने लास्ट टाइम हमने आपको जो मंडल थे ऋग्वेद के बारे में बात करी थी। तो अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद काफ़ी आसान एक है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो सामवेद में कहते हैं तो टोटल 1875 हिम्स हैं, मंत्र हैं, जिसमें आपके आउट ऑफ विच एक्सेप्ट 75 हिम्स जो हैं, आउट ऑफ विच एक्सेप्ट 75 हिम्स द रेस्ट आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। 75 को छोड़ के बाकी सब ने हमने ऋग्वेद से ही लिया है। ये हिम्स को क्या किया गया है, इसको एक पोएटिकल स्टाइल दिया गया है, एक पोएम के स्टाइल में दिया गया है, ताकि आप इसको अच्छे से गा सको, अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर सको, एक राग में, एक सुर में, एक लय में। तो यहाँ पे इसको पोएटिक स्टाइल दिया गया है और ये ओल्डेस्ट वर्क इसको कहा जाता है इंडियन म्यूज़िक का। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट वर्क है ऑन इंडियन म्यूज़िक इज़, और इट्स टेक्स्ट बाय उदगता या फिर उगात्रा, ये हैं इनके, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भारतीय संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीन कृति है और इसका पाठ उदाता या उदाता द्वारा है ये। ठीक है, तो उदगाता याद रखिएगा। इसके 3 ब्रांचेज हैं, इसमें है आपका कौंथुम, फिर उसके बाद है जैमिनिया और फिर है सोहयानिया। तो ये शाहनिया ये आपका है कौथुम, जैमिनिया और सड़ायनिया। ठीक है, तो ये है आपका सड़ायनिया। ठीक है, तो ये सड़ायनिया याद रखिएगा। इसको आप इसको केजेएस भी कर सकते हैं या फिर जेकेएस, कुछ भी अपना शॉर्टकट बना लीजिएगा इसका। ठीक है, या फिर तो ये हो गया आपका। तो उसके 3 हैं, ये याद रखना, कौंथुम, जैमिया और सहनेमिया, ये इसके 3 ब्रांचेज हैं किसके, तो सामवेद के। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के बारे में बात करें तो इसमें बोथ प्रोज और वर्स दोनों है ना। मतलब इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, मतलब पोएटिक वाला भी है और प्रोज वाला भी लाइन है। तो इसको इम्फेसिस किया है ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ यजना, मतलब किस तरह से आप पूजा याचना करें, है ना, उसमें इसको बताया गया है यजना के मेथड को, कि किस तरह से आपको इसको यजन करना है, मतलब यज्ञ की विधियों को इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ की विधियों को बताया गया है। और इसमें 2 पार्ट हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है आपका शुक्ल। तो ये याद रखिएगा, कृष्ण है और दूसरा शुक्ल है। तो कृष्ण को प्रोज में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण को किस में लिखा गया है, प्रोज में लिखा गया है। और शुक्ल को पोएट्री में लिखा गया है, शुक्ल को पोएट्री में लिखा गया है। अब इसके कुछ इससे एसोसिएटेड हैं आपके तैत्तरीय, मैत्रेयानी और कथक संहिता, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कृष्ण यजुर्वेद से आपका क्या है, आपका ये एसोसिएटेड है। तो कौन सा, तैत्तरीय और मैत्रेयानी और कथक संहिता, ये आपका तीनों किससे है भाई, तो यजुर्वेद से संबंधित है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। यजुर्वेद से 3 संबंधित हैं, इसमें आपका तैत्तरीय और मैत्रेय और कथक संहिता, ये कृष्ण यजुर्वेद से हैं। यजुर्वेद डिस्क्राइब करता है, अब इसमें क्या क्या किया है भाई, यजुर्वेद में एग्रीकल्चर कैसे करना है उसका उल्लेख है। ठीक है, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर का, फिर से इरिगेशन का, फिर से वैरायटी ऑफ राइस, और राइस को वरही कहते थे, याद रखिएगा। वैदिक पीरियड में राइस को क्या कहते थे, वरही कहते थे। तो वरही का किस तरह से कल्टीवेशन किए, ये भी इसके बारे में बताया गया है। उसमें जैसे तंदूल और सील का उसमें उल्लेख किया गया है, वर्णन दिया गया है, तंदूल और सील ये। ठीक है, जो वैरायटीज़ ऑफ राइस हैं उसमें एक तंदूल हो जाता है और सील हो जाता है, तो ये सब राइस की वैरायटी हैं। उसके बाद से यजुर्वेद डिस्क्राइब करता है वेरियस टाइप्स ऑफ यजनास सच एज राजस्व, वाजपेय और अश्वमेध। तो ये 3 तरह के यज्ञ की ये बात बताता है। ठीक है, कौन सा, तो याद रखना, राजस्व, वाजपेय और अश्वमेध।
ठीक है। उसके बाद से रतिनास भी इसमें मेंशन है ना, रतिनों को भी इसमें मेंशन किया गया है। क्या? रतिनास। तो रतिनास भी मेंशन किया गया है इसमें। और इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। तो यजुर्वेद में हमारे ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका तैत्तरीय, मैत्रेयानी और कथक संहिता, ये एसोसिएटेड हैं कृष्णा यजुर्वेद से। यजुर्वेद में एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, इरिगेशन के लिए बताया गया है और यज्ञों के बारे में बताया गया है। और इसमें एक कृष्ण यज्ञ है जो कि प्रोज में लिखा गया है यजुर्वेद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब तीसरा आता है, चौथा अपना वेद आता है जिसका नाम है ये अथर्ववेद। तो इसमें कंपाइलेशन किया गया है तंत्र और मंत्र का, ठीक है, जो कि अथर्व ऋषि ने इसको कंपोज किया है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया तंत्र मंत्र वाला अथर्ववेदा। इसमें इंफॉर्मेशन है मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में। तो कह सकते हैं कि अर्ली साइंस और मेडिसिन के बारे में हमारा जो ओरिजिन कहाँ से आता है, तो ये अथर्ववेदा से आता है। उसके बाद से इंफॉर्मेशन ऑल्सो मिल सकता है, कैन बी फाउंड अबाउट मैजिक स्पेल्स, चार्म्स, मतलब कि ये जादू मंत्र वाला जो होता है ये भी यहाँ से मिल सकता है। तो ये जादू मंत्र कहाँ यूज़ करते हैं? ताकि कोई बीमारी ना हो। और इसके 2 ब्रांच हैं, एक का नाम है सौनक और दूसरा का नाम है पिपलाद, ठीक है। तो ये इसका पिपलाद और सौनक इसके आपके 2 जो हैं इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है। यहाँ पे मैजिक स्पेल्स बताया गया है, तो इसमें सौनाक और पिपलाद है, ठीक है। अब ड्यू टू बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ ब्रह्म, ठीक है, ये ब्रह्म का, ब्रह्मदेव इसको कहा गया है। इट वाज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रह्म वेदा, इसको ब्रह्म वेदा भी कहते हैं। तो किस वेद को ब्रह्म वेद कहते हैं? तो याद रखिएगा ये अथर्ववेदा को हम ब्रह्म वेदा भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं भाई? तो याद रखिएगा इसको भैषज वेद भी कहते हैं, ठीक है, भैषा जया वेदा, ठीक है, और या फिर माही वेदा या फिर महिवेद भी कहते हैं इसको। ये वैल्यूएबल, ये वास्तु शास्त्र भी इसमें मिलता है। वास्तु शास्त्र जिसे कहते हैं ना कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर बनाइए, तो ये वास्तु शास्त्र का भी इसी से अथर्ववेदा से ही हमें मिलता है, क्योंकि अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्र की बातें करता है। उसके बाद से जो मोस्ट नोटेबल सब्जेक्ट है इसमें ये आपका मेडिसिन के बारे में भी बताया गया है कि मेडिसिन आपका कैसे है, ठीक है। तो मेडिसिन जैसे अथर्ववेद क्या होता है, मेडिसिन का भी आपका एक वो उल्लेख बताता है। तो ये याद रखिएगा, मेडिसिन और साइंस भी अथर्ववेदा में मिलता है। वेदा के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो वेदा में यही सब सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो इस सब चीज़ों को बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग रिडेंशन ऑफ नेचुरल सेंटीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये भूमि सुक्ता वाज फर्स्ट डन इन दिस वेगा, ठीक है। तो भूमि सूक्त जो होता है, जो उनके द्वारा राष्ट्रीय भावना, मतलब इसमें नेशनल सेंटीमेंट को जगाया जाता है। और ये पहली बार जो भूमि सूक्त होता है, भूमि सूक्त से क्या होता है, आपके अंदर नेशनलिज्म जगाई जाती है, नेशनल सेंटीमेंट। तो इसी वेदा में नेशनलिज्म की भी सीड है, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट। अब फैक्ट्स बात कर देते हैं। तो कहते हैं कि वेदा के बारे में कि फैक्ट्स को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये जो है आपके भगवान ने इसको क्रिएशन किया है, गॉड हैड क्रिएटेड द वेदास, इसलिए इसको अपौरुषीय कहते हैं। मतलब कि ये किसी कोई पुरुष इसको बनाया ही नहीं है, ये क्या है, अपौरुषीय है, ठीक है। तो अपौरुषीय इसलिए कहते हैं इसको। और इसका है अस्तो माँ, इसको कहते हैं अस्तो माँ सदगन्या, ये आपका सूक्त है ऋग्वेद का। अस्तो माँ शदमया ऋग्वेद का ये आपका सूक्ता है। अब जो प्रिंसिपल इसमें है निष्काम कर्म का बात किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म वाज फर्स्ट प्रोपोनेंट इन ईशोपनिषद। तो याद रखिए जो निष्काम कर्म है इसको पहली बार ईशोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है जी। तो पहली बार कहाँ किया गया है, ईशोपनिषद में, ठीक है। तो ये इसमें निष्काम कर्म की बात की गई है। ये कुछ फैक्ट हैं, रिलेवेंट फैक्ट हैं। द कंटेम्पलेशन अबाउट द डेथ वाज फर्स्ट इन टू बी हैपेंड इन सतपथ ब्राह्मणा, ठीक है। मतलब मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ की गई है, तो सतपथ ब्राह्मणा में की गई है, तथा मोक्ष की चर्चा उपनिषद में की गई है, ठीक है। तो सैल्वेशन कहाँ पे किया गया है आपका, ठीक है, उपनिषद में। और डेथ के बारे में सतपथ ब्राह्मण में आपका किया गया है। सिल्वर का जो पहली बार जो मेंशन किया गया है अथर्ववेद में, तो क्योंकि अथर्ववेद क्या है, साइंस और मेडिसिन के बारे में भी बात करता है। तो ये आपका हो गया। तो
ये आपका अथर्ववेद के बारे में था और बाकी कुछ छोटे फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट को लिपि भी कहते हैं, ठीक है जी। तो लिपि जैसे हिंदी का देवनागरी लिपि होता है और इंग्लिश का रोमन स्क्रिप्ट होता है, तो वैसे ही इंडस पीपल ने भी आर्ट ऑफ लिविंग डिस्कवर किया एज अ इंडस स्क्रिप्ट को, जिसमें 65 बेसिक जो सिंबल्स को यूज़ किया गया है। 2050 to 400 पिक्टोग्राफ्स हैं। तो इनका इनका क्या होगा, ये पिक्टोग्राफिक यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? पिक्टोग्राफिस। तो इंडस स्क्रिप्ट इस पिक्टोरियल था ये, और ईच लेटर इज सिंबल ऑफ अ साउंड और एन ऑब्जेक्ट। तो ये मतलब ऐसा मानते हैं कि जो जो पिक्चर होता है, वो लेटर होता है, वो सिंबल होता है साउंड या किसी ऑब्जेक्ट का। और जो द मोस्ट यूज सिंबल है, ये यू शेप का यूज़ किया गया है, ठीक है। यू शेप का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। एंड मोस्ट पॉपुलर सिंबल इन दिस स्क्रिप्ट इज़ दैट फिश। और मछली का सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है, फिश का। तो ये भी एक बड़ी बात है। अब बात करते हैं वेट्स एंड मेजर की, माप और तौल की। अब जो वेट्स जो है वो फॉलो करता है बाइनरी सिस्टम को। तो इस बाइनरी सिस्टम में यूँ होता है कि ठीक है, तो ये बाइनरी सिस्टम को यूज़ किया गया है जो कि लोअर डेनोमिनेशन का होता है, यानी कि ये 1, 2, 8, 16, 32, 64 में होता है। उसके बाद से डेसिमल इसके मल्टीप्लाई होते हैं 160 के, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 2 गुना कर करके और 2 टाइम्स करके, या फिर 160 के मल्टीप्लाइज होते हैं। तो 160, 320, 640 इस तरह से इसका किया गया है वेट्स। और ज़्यादातर जो वेट्स रहे हैं वो क्यूबाइडल रहे हैं, सर्कुलर रहे हैं, ठीक है, क्यूबाइडल रहे हैं, सिलेंड्रिकल रहे हैं, कॉनिकल रहे हैं, ड्रम शेप्ड रहे हैं। तो ए वेटिंग स्केल का भी यूज़ किया गया है ऑफ मेड ऑफ ओइस्टर। तो ओइस्टर का एक वेटिंग स्केल जो ओइस्टर का होता है हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द मोहनजोदारो। और आइवरी कहाँ से मिला है? आपका लोथल से। तो याद रखिएगा, ओइस्टर मोहनजोदारो से मिला है, MO यानी कि ओइस्टर MO, और आइवरी मतलब लोथल से। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडस पीपल ऑल्सो न्यू हाउ टू मेज़र, कैसे माप तौल किया जाता है। तो उनका साइंस अच्छा था माप तौलने का। अभी हम मीटर और सेंटीमीटर पढ़ते हैं ना, तो उनका मीटर और सेंटीमीटर से भी उनका अच्छा था, ठीक है। उसके पास से इंडस पीपल ऑल्सो न्यू टू हाउ टू मेजर द स्केलिंग मार्क्स ऑन ब्रोंज और वुडन स्टिक पे, ये स्केलिंग भी करते थे, लंबाई करना, ठीक है जी। अब आता है सील्स। अब सील्स का यूज़ करते हैं, आजकल भी लोग सील्स का यूज़ करते हैं। जैसे हर का सबका अपना अपना सील्स होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना अलग मुहर है ना, सबका है ना। तो वैसे ही सील इनका भी होता था। तो इनका सील जो होता था वो सिलेंड्रिकल होता था, स्क्वायर होता था, रेक्टेंगुलर होता था, सर्कुलर होता था, ठीक है। और ये मेड ऑफ स्टेटाइट होता था, स्टेटाइट से बना होता था। बेक्ड क्ले का भी आइडल्स का यूज़ करते थे सम सील्स पे, जो फाइंस, ओनिक्स, चेरेट और क्ले, मतलब कुछ मेरे मतलब काचली मिट्टी, गोमद का, है ना, और आपका चट का और सामान्य मिट्टी का भी प्राप्त हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द सील्स है शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे सील पे शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है। और पिक्चर किसके हैं याद रखिएगा, ये पिक्चर ये पूछता है, मतलब ये 1 हॉर्न बुल का, बोफैलो का, टाइगर का, राइनो का, डियर का, गोट का, एलिफेंट का। और ये 1 हॉर्न बुल ये सबसे ज़्यादा, ये मतलब आपका सबसे ज़्यादा मिला है 1 हॉर्न बुल का, ठीक है। तो ये बात है। तो इससे मतलब क्या पता लगता है? इसका मतलब ये होता है कि ये लोग इन जानवरों के बारे में जानते भी थे। अब एक सील मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, जहाँ पे एक नेकेड गॉडेस जो है स्टैंडिंग की हैं 2 ब्रांचेस ऑफ पीपल को, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे एक सील मोहनजोदड़ो से मिला है जिसमें एक गॉडेस है, नेकेड गॉडेस, ठीक है। और ये वो जो खड़ी हुई हैं वो निर्वस्त्र हैं, और उनके समक्ष भक्त घुटने का बल झुका है। भक्त के पीछे मानव मुखयुक्त बकरी तथा नीचे 7 भक्तगण नृत्य के मग्न दिखाए गए हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपका ये मतलब उस मतलब एक तरह से नतमस्तक हैं उनके सामने, उस देवी के सामने। वो देवी कितनी महान और पावरफुल होंगी, ठीक है। तो इससे मतलब हमें ये भी लगता है कि लोग वहाँ पे पूजा पाठ की भी थोड़ी बहुत रिचुअल्स भी करते थे, और साथ ही साथ ये भी एक चीज़ मानते हैं कि पूजा पाठ तो सही है, साथ में ये लोग गाने बजाने के भी बड़े शौकीन थे, ठीक है। तो निर्वस्त्र देवी के सामने ये घुटने टेक के पूजा करते थे, ठीक है। ये भी चीज़ हो गई।
और उसके बाद से एक ऑफिशियल स्टैम्प्स मिला है। ऑफिशियल स्टैम्प्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द मोहनजोदारो से भी ऑफिशियल स्टैम्प्स मिले हैं, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, और जो मोस्ट प्रिवलेंट शेप ऑफ द सील वाज स्क्वायर शेप है। तो सबसे ज़्यादा भाई स्क्वायर शेप का सील सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट मिला है। अब स्क्वायर बनाना तो ईजी भी हो जाता है ना, पत्थर को काट के स्क्वायर बना दो, गोल बनाने में तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बड़ा यूज़ होता है टर्म में, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है ना। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखो भाई ये कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ मतलब वर्ड्स हैं। तो ये होता है एक डेब्ट सिक्योरिटी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक डेब्ट सिक्योरिटी है हुज मैच्योरिटी पीरियड इज़ लेस देन 1 ईयर, जिसका 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड होता है। इट इज़ सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन इट्स फेस वैल्यू सच एज एन एक्सचेंज इन कॉल्ड डिस्काउंटिंग। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द डिस्काउंटेड अमाउंट इज कंसिडर टू बी द अंडरलाइंग इंटरेस्ट अमाउंट। अब देखो इसमें होता क्या है जी, जैसे कि मान लो कि आपने 100 रुपये का कोई एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो सपोज करो कोई गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटी कोई भी इशू करता है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट ने 100 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है एक डेब्ट सिक्योरिटी। तो अब ये 100 रुपये का नहीं बेचेगी सरकार, उसको 90 रुपये में बेचेगी। और जब उसका मैच्योरिटी हो जाएगा तो सरकार जो व्यक्ति या फिर जो एजेंसी ली होगी, जो इंस्टीट्यूशन ली होगी, उससे 100 रुपये में खरीदेगी। तो मतलब कि फेस वैल्यू से कम में बेचा जाता है, डिस्काउंटिंग रेट पे बेचा जाता है, और लेने के टाइम इसको पूरे प्राइस में ले लिया जाता है। तो ये होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये याद आप रखिएगा। तो ये हुआ आपका। अब आता है बॉन्ड। तो इफ़ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ डेब्ट सिक्योरिटी इज़ मोर देन 1 ईयर, अच्छा ये 1 ईयर से कम के लिए होता है, ये मोर देन 1 ईयर होता है, बॉन्ड मोर देन 1 ईयर होता है। तो जनरली कंपनीज एक्सपेंड देयर वर्थ बाई सेलिंग बॉन्ड। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपना अपना बॉन्ड सेल के वो अपना इशू करती हैं। ठीक है, तो बॉन्ड सरकार भी इशू करती है। ठीक है, वो 365 डेज ऐसे करके चलता है उसका, है ना। न और एक ट्रेजरी बिल होता है। तो ट्रेजरी बिल याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल कभी भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती है, बट ट्रेजरी बिल्स जो है वो सिर्फ आपका कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। अब यहाँ पे हम फिर बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड की। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, तो जैसा कि नाम है ग्रीन, मतलब कि ग्रीन नाम है, तो इससे ये पता लगता है कि ग्रीन बॉन्ड इन्हेंसेस द रेपुटेशन ऑफ द इशूअर एज इट रिफ्लेक्ट्स द इशूअर कमिटमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इट वाज, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड ऐसा होता है जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इसको इशू किया जाता है। जैसे सपोज करो आप एक यस बैंक हो, जैसे यस बैंक ने इंडिया में पहली बार ग्रीन बॉन्ड को यूज़ किया था 2007 में, नॉट 2007 में, 2015 में। तो जैसे मान लो ग्रीन प्रोजेक्ट है, जैसे सपोज़ करिए कि आप कोई सोलर प्लांट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने क्या करा, ग्रीन बॉन्ड इशू किया। तो उसको मतलब एक उसका एक अलग इम्पैक्ट जाएगा, ये इन्हेंस करेगा रेपुटेशन का इशूअर का, और ये कमिटमेंट उसका करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पे। तो याद रखिएगा, इंडिया में पहला जो बैंक था वो यस बैंक था, लॉन्च किया था 2015 में, और ये ग्रीन बॉन्ड का कंसेप्ट आया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 2007 में। अभी कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म एक चल रहा है, ये यूरोपियन यूनियन है, तो उन्होंने कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म में कहा है कि वो वही सामान लेंगे जहाँ पे कार्बन का मिनिमम यूज़ हुआ है। ठीक है, तब इंडिया की स्टील इंडस्ट्री जो है ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में पड़ेगी। अब आते हैं सिक्योरिटी मार्केट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभूति बाजार। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति बाजार एक ऐसा वित्तीय बाजार है जहां मांग और आपूर्ति के आधार पर जन सामान्य के बीच प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री संबंधी लेन देना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट। ये एक फाइनेंशियल मार्केट है इन विच द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द परचेज, मतलब ट्रांजेक्शन जो क्या है, परचेज के लिए, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ टेक प्लेस अमंग द पब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या होता है कि भाई आप मतलब जो ट्रांजेक्शन है, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, जिसमें आप सिक्योरिटीज़ को क्या करते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक में, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, है ना। तो इसमें कोई राजा बन जाता है, जैसे वो बियर और बुल होता है ना। तो बुल क्या होता है, हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाता है, तो डिमांड हाई रहती है, और बियर क्या होता है, वो उसका चेहरा नीचे होता है, तो जब मार्केट डाउन होता है तो जैसे उसमें दिखाया ना वो हर्षद मेहता सबसे बड़ा बिग बुल है, मतलब वो उसमें मूवी में दिखाया हुआ है, और उसमें फिर उसमें दिखाया है वो
जो जिसको कोबरा कहते हैं वो बुल होता है, अब वो बियर होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि इस बार कोबरा की उसी की पूंछ बांध के उसी को मारना है, ऐसा करके। बड़ा अच्छा है वो मूवी, कभी आप देखिएगा, हर्षद मेहता। वो एक शो है सोनी लाइव का। अब विश्व के विभिन्न शेयर बाजार एंड डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो निक्की जो है जापान का है, नैस्डैक है यूएस का। अच्छा, यहीं पे यूएस में मतलब कि आपका जो वॉल स्ट्रीट है वहाँ पे एक इंडियन नेम से, एक ईस्ट बंगाल करके वहाँ से, नॉट ईस्ट बंगाल उसका नाम है आपका, ठीक है, मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका नेस्डैक को यूएसए में यूज़ करते हैं, फिर से बोवे पासा को ब्राज़ील में करते हैं, मेडेक्स को जर्मनी में करते हैं, और डो जेंस है ये आपका न्यूयॉर्क का है। तो डो जेंस याद रखिएगा ये कहाँ का है भाई, तो न्यूयॉर्क के स्टॉक एजेंसी का जो मार्केट उसका नाम है। और इंडिया का तो पता है ना, दलाल स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है। एफटीएसई जो है आपका फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इंडिया में तो बीएसई बॉम्बे, और ये क्या क्या चलते हैं आपका, जैसे क्या क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो सेंसेक्स हो गया एक, ठीक है, ये सब इंडिया में चलता है, एनएसडी वगैरह, ठीक है। उसके बाद से आपका ये एमडीएक्स जो है वो जर्मनी का है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बोएप्सापा जो है ब्राज़ील का है। तो इसमें हमें इम्पॉर्टेंट है एक संघाई स्टॉक, याद रखिएगा, ये चाइना का है, और एफटीएसई जो है लंदन का है, फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, ठीक है। अब आता है विहार क्या होता है, कुछ स्थापत्य शब्दावली हैं। स्थापत्य शब्दावली मतलब कि इनके नाम। तो विहार क्या होता है, तो विहार जैसे कि नाम से ही संबंधित है, तो बिहार एक स्टेट भी है इंडिया का। तो बिहार वो है जहाँ पे रेजिडेंस होता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, तो इसको कहते हैं विहार। जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड बिहार। और ये हो गया आपका, ये ज़्यादातर ये गुफा वगैरह में रहते हैं या फिर मैनुअल कटिंग माउंटेन्स में। तो विहार जो है लार्जर देन नॉर्मल साइज होता है, और इसको महावीरा कहते हैं, जो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो। तो इसके एग्जांपल है नालंदा और महावीरा। ये आपके नालंदा महावीरा जो कि गुप्ता काल में, यानी कि गुप्त पीरियड में इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। तो देखो ये सब ये मतलब याद करना है, मतलब आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन हो रहा है, साथ में बहुत सारी चीज़ इसमें नए नए, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के आपको एक के बाद एक रिवीजन हो जा रही है इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है चैत्या। तो चैत्या को क्या कहते हैं, ये इसको प्रेयरिंग हॉल कहते हैं। चैत्या क्या हो गया आपका, ये प्रेयरिंग होता है। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट और जो जैन के जो टेम्पल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, चैत्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, बुद्धा और जैन के टेम्पल्स को चैत्या कहते हैं। अब कौन कौन सा चैत्या, कार्ले का एक है वो फेमस है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, कार्ले महाराष्ट्र में है। अब आता है स्तूपा, कि भाई ये स्तूपा क्या होता है। तो स्तूपा एक माउंड शेप होता है ना, ऐसे करके, जैसे सांची का स्तूपा अशोक के काल में बना था वो। तो स्तूपा इज़ अ माउंड लाइक और सेमी हेमिस्फेरिक स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन अ सर्कुलर बेस। तो उसका बेस हो गया आपका सर्कुलर, और ये क्या होता है आपका, ये सर्कुलर बेस होता है जी, ठीक है। तो सर्कुलर बेस होता है इसका, ठीक है। और ये अम्ब्रेला क्लब होता है इसमें, स्ट्रक्चर प्लेस्ड अबव द स्तूपा, सिंबॉलिकल, ये स्पिरिचुअल सोवरनिटी को बताता है। जैसे आप स्तूपा कभी देखोगे, सांची स्तूपा का फोटो, तो ये ऊपर से अंडाकार होता है और सर्कल इसका बेस होता है। अब आता है पैगोडा। तो पैगोडा क्या है, यूरोपियंस यूज द टर्म पैगोडा टू रेफरिंग टू द बुद्धिस्ट स्तूपा एंड पिलर्स। तो जो भी बुद्धिस्ट आपके ये स्तूपास हैं उसको ये लोग पैगोडा कहते थे। कौन कहते थे, तो उसको ये आपके यूरोपियंस कहते थे। अब होता है गॉथिक स्टाइल। तो गॉथिक स्टाइल जो है ना, ये एक बिल्डिंग का एक स्टाइल है। और तो ये कहाँ से, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है आपका मेडिवल यूरोप का। जैसे गोवा में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे गॉथिक चर्च मिलेंगे। तो इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, इसका ओरिजिन फ्रांस से है। अच्छा, मुंबई का जो स्टेशन है ना, मुंबई सेंट्रल या क्या नाम है उसका, वो भी आपका गॉथिक स्टाइल में है। तो ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ चर्च इन बिल्डिंग इन इंडिया। तो इसको चर्च बिल्डिंग में भी इसका मोस्ट ये आपका यूज़ करते हैं। अब एक आता है इंडो, ठीक है, स्कैनिक, जो सार्केनिक स्टाइल है, ये इंडो स्कैनिक, ये भी एक आर्किटेक्चर डेवलप किया था ब्रिटिशर रूल ने इंडिया में। इसमें क्या करते हैं, जो इंडियन आर्किटेक्ट्स एडप्टेड ये आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल आर्किटेक्ट्स। इसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो पुराने एंशिएंट और मिडिवल के इसमें आर्किटेक्चर के ये लोग इसको शामिल करते थे। इसको कहते हैं इंडो सार्केनिक स्टाइल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि ये इंडो सार्केनिक क्या है,
जिसमें आपका ब्रिटिश रूल में डेवलप हुआ था। और ये इसको क्या किया, ये लोगों ने आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया, आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल आर्किटेक्ट्स का। अब देखिए कुछ अब मार्शल आर्ट हैं, तो इस मार्शल आर्ट में आपका एक नाम आता है जिसका नाम है कलरियापट्टू। तो कलरियापट्टू ये कहाँ से है, तो ये कलरियापट्टू है आपका केरल से। तो ये कलरियापट्टू कहाँ से आपका केरल से है, ठीक है। और ये स्कूल है जो टीच करता है आर्ट, यानी कि एक आर्ट दिखाता है जिससे मार्शल आर्ट का दिखाता है ना। तो ये स्कूल में इसको सिखाते हैं। अब 80 इयर्स की एज में तो मतलब 40 इयर्स की एज में सिखाएंगे तो हड्डी लचक जाएगी, तो उसको बहुत अर्ली स्टेज में सिखाते हैं। और ये ना बहुत तेज़ी से ये मतलब ये स्ट्राइक करते हैं ये मार्शल आर्ट में। उसके बाद आता है सिलम्बम। तो ये सिलम्बम क्या है, सिलम्बम ये है कि इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द पांड्या रूलर्स के टाइम में ये स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में। और ये एक क्यूजल वॉर कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको क्यूजल लाठी युद्ध। क्यूजल वॉर का मतलब होता है लाठी से, लठ युद्ध होता था। सिलम्बम में से ये सीधा बात से कहिए तो इसमें लाठी चलाते थे, है ना। तो ये लाठी युद्ध होता था, ठीक है। और ये इसका मेंशन जो है शिलापतिक्रम में है, शिलापतिक्रम में इसका उल्लेख किया गया है। व्हेन इट इज़ फाउट विदाउट स्टिक्स इट इज़ कॉल्ड कुट्टू वर्सी। अब कुट्टू वर्सी कब हो जाता है, जब बिना डंडे के लड़ा जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुट्टू वर्सी जब इसको बगैर डंडे का लड़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिलम्बम क्या है, तो सिलम्बम एक पांड्या रूलर्स का तमिलनाडु का एक ये क्विजल वॉर है जो कि शिलापतिक्रम में इसका मेंशन किया गया है। और इसमें लाठी युद्ध की कला होती है। और जब ये कुट्टू वर्साई हो जाता है तो उसमें लाठी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आता है थांग ता या सरित शारक। तो ये आपका ये थांग था कहाँ का है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये है एंशियंट मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर। तो थांग मीन्स स्वर्ड और ता मीन्स स्पीयर, मतलब कि तलवार और बर्छी से, ठीक है, तलवार और बर्छी से ये युद्ध लड़ा जाता है। वेयर वेपन्स आर नॉट यूज इन सैरिक सराक, जहाँ पे जो सरिक सराक हथियार में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे थांग ता में क्या होता है, प्रयोग होता है, ये एक मार्शल आर्ट है। और सरित सारक जब हो जाएगा तो उसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें विवेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया एंशियंट मार्शल आर्ट्स ऑफ मणिपुर। तो थांगला ये हो गया आपका थांगता, नॉट थांगला। तो थांगता वेयर स्वर्ड्स एंड स्पीयर्स आर यूज्ड, यानी कि हथियार का उसमें किया जाता है। और सरित सारक में हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसमें विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक आता है थोड़ा, ये भी बड़ा फेमस है। तो थोड़ा ये मार्शल आर्ट है आपका हिमाचल प्रदेश का। और ये परफॉर्म किया जाता है विथ बो एंड एरो, यानी कि कला, धनुष और बाण का से प्रदर्शन किया जाता है। और वन स्क्वाड फाइट्स इम्युलेटिंग इटसेल्फ एज कौरव, और एक अपने आप को कौरव समझ लेते हैं और एक अपने आप को पांडव समझ लेते हैं, यानी कि कौरव और पांडव को बीच में ठोड़ा जो होता है ये कौरव और पांडव करके कंसीडर करके ये लोग युद्ध लड़ते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में लड़ा जाता है। तो इट कैन ऑल्सो बी सेड दिस थोड़ा इज इम्प्रेस्ड बाई द स्टोरी ऑफ महाभारत, ठीक है। अब आता है गतका। गतका भी एक है। तो गतका भाई ये सरदार लोग करते हैं, मतलब कि ये इसका ओरिजिन है पंजाब से। तो ये पंजाब के सिख कम्युनिटी ये इसको करती है। अब इसमें भी ये आपका गतका होता है। अब एक आता है छिवी गदगा, ये ट्राइबल मार्शल आर्ट है मणिपुर का। और एक है मर्दानी खेल, है ना, मर्दानी खेल, वो है ना हम मर्दानी वाला, कौन सा एक मूवी था ना, मर्दानी कुछ ऐसे था जो भी है, पेशवा वाले में, बालाजी वाला में, ठीक है। तो ये इसमें महाराष्ट्र में ये मर्दानी खेल खेला जाता है। और परिकाडा, ठीक है, ये परिणीता टाइप का समझ लीजिएगा, परिकाडा, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में खेला जाता है। और एक है कद्दी समूह, कद्दी सामू जो है ये आंध्र प्रदेश में खेला जाता है। और उसके बाद है पाइका आखड़ा। तो पाइका रिवोल्ट हुआ था ना उड़ीसा में, तो इससे इसको हमें कोरिलेट कर लेना है कि पाइका आखड़ा इज बिलोंग फ्रॉम द उड़ीसा। और मर्दानी खेल महाराष्ट्र से, एम से मर्दानी और एम से महाराष्ट्र। और परिकाड़ा को परिणीता करके ऐसे कोई यार कुछ कर रहे हैं, एक परिणीता नाम की मूवी आई थी तो वेस्ट बंगाल में थी वो। और छीवी गदगा, तो छीवी यानी कि मणिपुर, मतलब गारो खासी जयंतिया, तो खासी जयंतिया नहीं, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट एक छीवी गदा एक याद कर लीजिएगा, ये ट्राइबल मार्शल आर्ट है, ये कहाँ से है, मणिपुर का। तो इस तरह से हमने कुछ ट्राइबल मार्शल आर्ट के बारे में बात की। तो सिलंबन आपका ये याद किया, सिलंबम तमिलनाडु से था, थांगता आपका ये मणिपुर से था।
तो थांगता और सरित सारक, तो ये भी याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसको, है ना जी, वरना कन्फ्यूज़न अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कुछ बौद्ध तीर्थ स्थल यानी कि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आता है, पहला जो आता है ये है आपका स्पितुक मोनास्ट्री या फिर से मोनास्ट्री। तो ये लद्दाख से है, लद्दाख बहुत न्यूज़ में रहा है तो इसलिए इसको हमें याद करने की ज़रूरत है। तो स्पितुक मोनास्ट्री या से मोनास्ट्री ये आपका लद्दाख का है। धंकार मोनास्ट्री और की मठ, कौन सा, धंकार और की मठ, ये कहाँ से आपका हिमाचल से है। ताबो मोनास्ट्री भी हिमाचल से है। तवांग अरुणाचल से, ये सबसे ये सबको याद रहता है। रूमटेक याद रखिएगा सिक्किम से है, तो रूमटेक यानी कि आरएस करके याद रख लीजिएगा इसको, है ना, आरएस शर्मा की एंसेंट इंडिया या फिर रुपीज़ का आरएस होता है, तो ये सिक्किम, इसको ऐसे याद रखेंगे रूमटेक मोनास्ट्री को। महाबोधि टेम्पल क्या है, बोध गया बिहार में। और उसके बाद आता है घूम मोनेस्ट्री, घूम मठ, तो वेस्ट बंगाल में जाइए, घूम के आइए पश्चिम बंगाल में, तो ये हो गया आपका घूम मठ। उसके बाद ललितगिरी, वज्रागिरी और रत्नागिरी, ये बड़े फेमस हैं, ये आपके हैं उड़ीसा में। और ये अगर पेपर में आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अब ये नहीं कि रत्नागिरी देख लिए तो फिर महाराष्ट्र मार दिए, तो फिर भाई फिर गए वो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। उसके बाद से आता है नागपट्टनम, और तमिलनाडु में कौन सा है, तो नागपट्टनम है। कांचीपुरम मोनेस्ट्री है। और उसके बाद से चूड़ामणि विहार है, तो ये चूड़ामणि कहाँ से है भाई, तो तमिलनाडु से है। बिहार में तो नालंदा, विक्रमशिला, अयोध्या और महावीरा, ये तो फेमस है, ठीक है, ये बिहार का हो गया। और छत्तीसगढ़ में भी है जिसका नाम है सिरपुर बुद्ध विहार, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास बुद्ध मोनेस्ट्री है, तो सी मोनेस्ट्री और स्पितुक मोनेस्ट्री है आपका लद्दाख में। धनखार और की मठ और ताबो, ठीक है, ये कहाँ है आपके, ये डीकेटी है आपका हिमाचल में, ठीक है। तो डीकेटी हिमाचल ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको अगर याद हो गया तो डेट इज़ वेरी ओके। या फिर रूमतेक के याद कर लीजिएगा, सिक्किम से है। तवांग तो याद ही रहता है, ठीक है। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी, ये जितने गिरी हैं ये उड़ीसा में है, ठीक है। जितना गिरी वाला है वो उड़ीसा में जाके गिर गया। और घूम मठ ये है आपका बंगाल में। सिरपुर ये आपका छत्तीसगढ़ में एकमात्र है। अब हीनयान और महायानी, जो डिफरेंस बिटवीन इनका चैत्य ग्रह में क्या होता है, क्या इनका डिफरेंस होता है, तो हीनयानी की बारे में बात करते हैं और फिर महायानी की बात है। तो हीनयानी यानी कि लेसर वैकिल और महायानी यानी कि जो ग्रेटर वैकिल थे। तो बुद्धिज़्म का जब डिवीज़न हो गया तो एक हीनयानी जो ओरिजिनल जो बुद्धास की फ़िलॉसफी थी या ओरिजिनल जो टीचिंग्स थी उसको ये लोग हीनयानी इसको उसी हिसाब से करते थे। और जो महायानी थे, ठीक है, जो महायानी थे, इन्होंने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के इन्होंने दूसरा पाथ अपनाया। और इन्होंने यहाँ पे इनका जो स्पेशल जो फीचर था इनका ये था कि ये इमेज वर्शिप पे ध्यान देने लगे। और जो हीनयानी थी वो टीचिंग्स और बुद्धा के जो सिंबल्स होते थे, लाइक लोटस का पूजा करना, ऐसे करके वो करते थे। तो अब हीनयानी की बात करते हैं तो दिस बिलोंग्स टू द अर्ली स्टेजेस। और ये महायानी थे, ये लेटर पीरियड में आए, ठीक है। उसके बाद से ये इनका फर्स्ट सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी तक चलता है। और ये महायानी है, ये आपके फर्स्ट सेंचुरी एडी से फिफ्थ सेंचुरी एडी तक, ठीक है, इनका समय जो टाइम चलता है। और यहाँ पे ये जो हीनयानी है, ये जो बुद्धा के सिंबल्स हैं रिलेटेड बुद्धा को, उनकी ये पूजा करते हैं। और जो कि डेप्टेक्ट जो मतलब ह्यूमन फॉर्म में, वो मानव रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि जो ये जो महायानी थे ये बुद्धा को एज अ ह्यूमन करते थे। और फिर उसके बाद से जो हिंदुइज़्म वाले ने कहा कि बुद्धा इज़ द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो बुद्धिज़्म फिर उसके बाद से इंडिया में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब महायान हीनयानी की बात करते हैं तो इनका जो हीनयानी का जो चैत्य है, चैत्य क्या होता है, प्रेयर हॉल होता है जहाँ पूजा करते हैं। तो इनका जो पहला है भजा, फिर है पीतल खोडा, ठीक है, फिर उसके बाद से इनका है कोंडकानी, फिर अजंता, फिर अजंता 9, अजंता 10, मतलब ये गुफा नंबर है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद से पांडववेलेनी, फिर विदिशा, कार्ले और कान्हेरी। तो कार्ले इज़ द जेनिथ स्टेट, तो ये कार्ले सबसे टॉप स्टेट है, ठीक है, मतलब उसकी बड़ी अच्छी मतलब उसकी अंदर बनाई भी गई है। और महायानी की बात करते हैं तो ये है आपका नागार्जुन कोंडा, अमरावती, अजंता का 19 नंबर एलोरा। इसमें ऑर्डर ऑफ महायानी चैत्यागृह को देखे, ठीक है, तो इसमें भत्तीपुरुलु, ठीक है जी, और गोली, जसगेत और घंटा स्थल, नागार्जुन कुंडा, अमरावती, अजंता 19, ये सब है आपका। तो अमरावती चैत्य ये सबसे बेस्ट वाला है, जेनिथ पे, है ना, चरम अवस्था में था ये।
ठीक है, ये हो गया। कार्ले ये सब मेन पूछता है, कार्ले पूछ देगा, विदिशा पूछ देगा, अजंता का 9 नंबर पूछ देगा, अजंता का 10 नंबर पूछ देगा। यहाँ हमें थोड़ा इसको संभल के देखना पड़ेगा। अब मंडोवर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका गुजराती लिटरेचर का, ये एक याद रखिएगा। मंडोवर क्या है, एक फीचर है गुजराती आर्किटेक्चर का, नॉट लिटरेचर का। तो मंडोवर क्या है, गुजराती आर्किटेक्चर का एक अपना डिस्टिंक्ट फीचर है। उसके वजह से उरुश्रिंग एंड ये अंतराला, ये फीचर है बुंदेलखंडी आर्किटेक्चर का। उरुश्रिंग और अंतराला है ये आपका, ठीक है। ये किसका है भाई, तो ये बुंदेलखंड आर्किटेक्चर का है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द लिंटर बीम और आर्क डोम आर्किटेक्चर। ये लिंटर बीम और आर्क डोम आर्किटेक्चर क्या होता है, तो अगर हम लिंटर बीम के पहले देखेंगे तो लिंटर बीम क्या होता है, ये स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। एक हम लिंटर करके और उसके ऊपर से एक बीम ढाल के एक मंदिर बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लेंटर बीम वाज यूज्ड इन दिस, मतलब इसमें इस लेंटर बीम में लोहे की छड़ों का जाल बांधकर उसमें बीच में इकहरी ईंटों की जोड़ाई तथा सीमेंट की ढलाई से बनी छत का प्रयोग होता है। तो लिंटर बीम का यूज़ इसमें होता है, ठीक है। उसका मंदिर के ऊपर शिखर होता है। शिखर प्रायः शंकु के आकार का होता है ना। शंकु के आकार का होता है, मतलब कोन शेप में होता है। जैसे आपने मंदिर देखा होगा तो ऐसे ही होता है ना, तो इस टाइप का शेप होगा, ठीक है। और इसमें शिखर वेयर ऑफन कॉन्सेप्ट और कर्वेट होते हैं। इनकी मीनारें नहीं होती, इनमें कोई मीनार नहीं होता है। द बेसिक मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन वाज मार्बल, और इसमें मार्बल का बेसिक इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेहराब यानी कि आर्क डोम में। तो आर्क डोम में क्या करते हैं, ये तो पहली बात कि ये रोमन मतलब कि ये से ओरिजिनली रोमन आर्किटेक्चर था, फिर इसको टर्क्स ने इसको लर्न करा, और फिर टर्क्स आए तो इंडिया में जब टर्क्स आए तो इन्होंने इसको इंडिया में फिर इन्होंने इसका इंट्रोड्यूस किया। तो आर्क्स एंड डोम्स को इन्होंने बिल्ड किया। इसमें डोम्स बनते थे, मतलब डोम्स मतलब गुंबद बनाया जाता था ऐसे, ठीक है। और वेर बिल्ट विच वेर सेमी सर्कुलर के शेप में होता है, ऐसा नहीं है गुंबद शेप तो हमने भी यूज़ किया था, जैसे कि स्तूपा में यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे आर्क्स और डोम्स दोनों इस्तेमाल किया था। अब इनकी मीनारें नहीं होती थी, इनके भी मीनारें नहीं होती थी। इसमें क्या जनरली ये लोग क्या यूज़ करते थे, तो लाइमस्टोन, मड मोटार और प्लास्टर वेयर बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स वगैरह यूज़ करते थे। और ये टेम्पल वाले में जो आर्किटेक्चर में जो ये अपना उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था, जो लेंटर बीम में ज़्यादातर ये लोग मार्बल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब जो अगला जो इम्पोर्टेंट आता है उसका नाम है पद्म अवार्ड्स 2021, मतलब कि पद्म पुरस्कार 2021 में जिसको जिसको दिया गया था। अब ये कब देते हैं, तो गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले देते हैं ये। तो पद्म पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका जो पद्म है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये, जो कि देश में दिया जाता है सिविलियन को किसी को। और ये 3 कैटेगरी का होता है, एक होता है पद्म होता है, एक विभूषण होता है, एक पद्मा भूषण होता है, और एक पद्मश्री होता है। तो इनकी कैटेगरीज भी हैं, पद्म विभूषण, फिर उसके बाद से पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, ठीक है, ये मतलब रैंकिंग ऑर्डर में देखा जाए तो ये सबसे आगे होता है। तो द अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन्स और एक्टिविटीज़, मतलब वेरियस डिसिप्लिन में आपको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जैसे एक्टिविटी, जैसे आर्ट में, सोशल वर्क है आपका, पब्लिक अफेयर्स है, साइंस और इंजीनियरिंग में, ट्रेड और इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में कुछ आपका योगदान है, लिटरेचर में आपका योगदान है, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सब में तो इसमें ये सब अवार्ड दिया जाता है जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। तो पद्म विभूषण ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, मतलब ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छा मान के इसको देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। और पद्म भूषण जो होता है ये भी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है हाई ऑर्डर में, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दिया जाता है, ठीक है जी। तो एक्सेप्शनल अवार्ड के लिए पद्म विभूषण, मतलब आपने बहुत ही कमाल का कुछ काम कर दिया। पद्मश्री भी देते हैं कि कुछ सर्विस में, आपकी किसी भी सर्विस में आपने अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, सब अप्रिशिएशन का ही होता है। और ये अवार्ड्स अनाउंस होते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और ये अवार्ड देता कौन है, ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है, लोगों को बुलाया जाता है, पूरा एकदम राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होता है,
ठीक है, मार्च अप्रैल हर एक साल में इसको किया जाता है। तो दिस ईयर प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है 119 पद्मा अवार्ड्स को। इसमें 1 डुओ केस अवार्ड इसमें दिया गया है, ठीक है, एज़ पर इन द लिस्ट बोलो। तो 7 इसमें पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है जी, और 10 में पद्म भूषण दिया गया है और 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो 29 ऑफ द अवार्डीज वर वुमेन। तो देखिए भाई, इसमें 29 जो अवार्डी है ना, इसमें वुमेन है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आपने कुछ थोड़ा दिया वुमेन्स को भी। 10% है डिफरेंट कैटेगरी से, जिसमें फॉरेनर है, NRI है, PIO है, OCI हैं। 16 जो है मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि पोस्थुमस अवार्ड हैं, और एक अवार्ड ट्रांसजेंडर को भी दिया गया है। तो ये भी एक बात है। अब देखो भाई, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें जो उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं कौन कौन है। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात कर रहे हैं तो पद्म विभूषण किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है, ठीक है। पद्म भूषण मिला है 2 लोगों को जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसमें एक है श्री निपेंद्र मिश्रा, ये पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे, सिविल सर्विसेज के लिए मिला है इनको। और श्री कल्बे सादिक मरणोपरांत इनको मिला है, जो कि स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में इनको मिला है ना, ये स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में मिला है श्री कल्बे सादिक मरणोपरांत। पद्मश्री की बात करते तो 7 लोगों को मिला है उत्तर प्रदेश से। तो श्री गुलफाम अहमद हैं, इनको आर्ट के लिए मिला है। श्री जगदीश चौधरी मरणोपरांत सोशल वर्क। श्री अशोक कुमार साहू मेडिसिन के लिए। श्री राम यतना शुक्ला लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। श्री चंद्रशेखर सिंह एग्रीकल्चर के लिए, ये चंद्रशेखर सिंह का याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के लिए इनको मिला है, ठीक है जी। उसके बाद MS सुधा हरिनारायण सिंह, इनको स्पोर्ट्स के मिला था। स्पोर्ट्स की एक पर्सनालिटी हो गई हमारी सुधा जी। उषा यादव को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक इंडिया में WCN जो इंडिया का एक जो वेरिएंट निकला है, उसका नाम रखा है B.1.617.2 के नाम से इसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा है, ठीक है। अब डेल्टा है आपका ग्रेटर नोएडा में, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा। एक वेरिएंट जो भारत में पहले पाया गया था वो आपका कप्पा था, तो ये कप्पा भी एक आपका भारत में था। तो मित्रों, अब आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस क्विक रिवीजन सीरीज़ की, जिसमें सारे सब्जेक्ट का समावेश है। और तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और खूब सारा इसको थोड़ा सा लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों के बीच में फैलाइए, इसको पूरा फैला दीजिए, एकदम वायरल कर दीजिए इसको, ठीक है। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।